हिस्ट्री का आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं एंशिएंट का। एंशिएंट से जो ट्रेंड अभी तक चल रहा है उसमें देखिएगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको स्रोत से रहता है, जो या तो अभिलेखीय से तो उतना कम, बुक जितना भी लिखा गया है उस पुस्तक से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे लास्ट ईयर पे पूछा था पेरिप्लस और पेरिथ्रियंसी के राइटर कौन थे, उससे वहाँ के 3-4 हैं, पेरिप्लस और पेरिथ्रियंसी है, फिर स्ट्रैबो का है, टॉलमी का है, प्लिनी का है, ये सब के बुक से, वो सब एक महत्वपूर्ण चीज़ है। शुरुआत हम पहले आपको स्रोत से करेंगे, पहले एंशिएंट हिस्ट्री का स्रोत बतला देंगे, उसके बाद आज फर्स्ट क्लास में केवल स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, 1-1 घंटे की क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में पाषाण स्टोन एज से लेके और सिंधु घाटी सभ्यता तक डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में ताम्रपाषाण संस्कृति, और ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद वैदिक एज के बाद 600 BC तक के आसपास का जितना भी घटना है जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो। उसके अगला क्लास में मौर्य के बाद गुप्त से बहुत कम प्रश्न पूछता है, मौर्योत्तर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मौर्योत्तर काल, और गुप्त पीरियड से बहुत कम, उसके बाद हर्ष के पीरियड से थोड़ा क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए हर्ष का पीरियड वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर अपना से अध्ययन कर रहे होंगे तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है रामशरण शर्मा वाली जो हिस्ट्री की बुक है, पहले NCERT से आती थी और अब फिर वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से निकली है। तो अगर आपके पास पुरानी NCERT वाली बुक नहीं होगी, आप लोग, आपके लिए विशेष रूप से आपके और उनके लिए, कि आप लोग ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, रामशरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड से पहले से ही है, पहले वो NCERT की थी पुरानी वाली, बाद में जब रामशरण शर्मा के आ रही है, लेकिन अब वो फिर ऑक्सफोर्ड से निकाले हैं अपना अलग से। तो अगर वो नहीं होगा तो उसमें 1-2 चैप्टर ऐड भी किए हैं। सबसे पहले आप स्रोत लिख लीजिए। स्रोत सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है जो मॉडर्न का और मेडिवल का। मॉडर्न और मेडिवल का हमारे पास रिटेन स्रोत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एंशिएंट का हमारे पास बहुत ज़्यादा रिटेन स्रोत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एंशिएंट का जो पीरियड है वो स्टोन एज से शुरू होता है, और स्टोन एज से लेके हर्ष के टाइम तक आता है। हर्ष की मृत्यु तक का जो पीरियड है वो एंशिएंट इंडिया है। उसमें शुरुआती टाइम में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखने का कला नहीं था, तो कैसे उस समय के बारे में पता चले। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है, इसके कारण उस समय का जो स्रोत, लिखने का कला पता चला, तो पता चला कि भाई उसकी लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ पाए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ है। वो लिखने की कला थी, लिखी गई है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो समस्या वहाँ पे आती है कि हम वहाँ के बारे में हम कैसे जानें जिसके बारे में ना हमारे पास कोई स्रोत उपलब्ध है। केवल हमारे पास क्या है, तो छोटा छोटा पत्थर जो हथियार के रूप में वो यूज़ करते थे, कुल्हाड़ी हथियार के रूप में यूज़ करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी के थ्रू ये जानने का कोशिश करते थे कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे। कुछ केव में चित्र वगैरह बनाते थे, फोटोग्राफी करते, फोटो बनाते थे, इमेजिंग। उससे हम लोग जाने कि हाँ भाई कैसे ये लोग का रहन सहन कैसा था और ये लोग का जीवन यापन कैसे चलता था, जो कि भीमबेटका का है। भीमबेटका केव में कुछ फ़ोटो मिला है जिससे पता चला कि हाँ ये लोग फोटोग्राफी भी करते थे चारकोल वगैरह से। क्योंकि टोटल स्रोत को 3-4 भाग में आप बांट लीजिए। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद आ जाएगा साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत में दो तरह का आएगा, तीन तरह का लेकर चलिए। एक तो धार्मिक आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा लौकिक साहित्य, और तीसरा जो होगा वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। ये हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब पुरातात्विक स्रोत को भी डिफरेंट भागों में बांट दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है अभिलेख। सबसे पहला अभिलेख है, अभिलेख के बाद है सिक्का, सिक्का के बाद है मृदभांड, इसके बाद दो चीज़ में बांट के चलेगा, एक स्थापत्य और दूसरा चित्रकला मूर्ति। अभिलेख से पहले अगर जाइएगा तो स्टोन एज का पत्थर वगैरह सब है, तो वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, वहाँ तक वो प्रश्न वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं कि कहाँ पर क्या मिला था। बहुत होगा तो बिहार का पूछ सकता है कि बिहार में कहाँ कहाँ पर मिला है। दो तीन जगह, चेचर यहाँ का फेमस है, चिरांद फेमस है, तो सब नवपाषाण संस्कृति का सामान वहाँ से मिला है। तो उस मेन अभिलेख से शुरू कीजिए। अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? जहाँ से इंडियन हिस्ट्री का स्रोत मिलता है, हैं? एशिया माइनर का है सबसे पहला बोगाजकोई अभिलेख। हाँ, जहाँ से इंद्र, मित्र, वरुण और नासत चार वैदिक देवता का वर्णन मिला है। सबसे पहला लिखिएगा बोगाजकोई अभिलेख। मध्य एशिया में एक एशिया माइनर जगह है, वहीं पर यह मिला है, जिसमें चार वैदिक देवता का नाम मिला है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। एशिया माइनर में मिला है ये, और ये 1400 ईस्वी पूर्व का है। और इन चार देवता का नाम मिला, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चारों नाम ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इस चारों की चर्चा वैदिक एज के इन चार देवताओं की चर्चा वहाँ के उस अभिलेख में मिली है। और वो अभिलेख इंडिया का नहीं है, जबकि वो एशिया माइनर में मिला है। इंडिया में सबसे पहला जो अभिलेख है वो अशोक का मिलता है। दूसरा नंबर में आ जाए तो अशोक का अभिलेख। लिख लिए।
अशोक के साथ क्या है उसको थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि मैप है यहाँ, मैप दीजिएगा तो पीछे से। अशोक के साथ सबसे बड़ा चीज़ था कि अशोक सबसे पहला जो था इन अभी तक में अभी देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार हुआ था एंशियंट इंडिया में तो सबसे ज़्यादा अशोक के टाइम में हुआ था। चंद्रगुप्त के टाइम में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद अशोक के टाइम में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में मगध का साम्राज्य विस्तृत था। तो अशोक का क्या देखिएगा कि एकदम एक लाइन से शुरू होता है, आपको बिहार का जो क्षेत्र है तो यहाँ पर वैशाली, सारनाथ, ये वैशाली में, रामपुरवा में, अरेराज ये सब में तो मिलता ही है। साउथ से शुरू होता है, यहाँ से एर्रागुड आंध्र प्रदेश का जो इलाका है यहाँ से शुरू होते हुए उड़ीसा में जौगढ़, धौली ये सब में मिलता है उसका अभिलेख। फिर महास्थान बंगाल में मिल जाता है। फिर इससे आगे बढ़िएगा तो ये इलाका जो इधर नेपाल में रुक्मिनदेही में मिलता है, निगली सागर में। फिर यहाँ से बढ़िएगा तो इस ये जो इलाका है यहाँ पर खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ शाहबाज गढ़ी वगैरह में उसका। फिर वहाँ से आइएगा तो यहाँ पर जूनागढ़ में उसका अभिलेख है। इस तरह करके फिर यहाँ पर भी उसका अभिलेख मिलता है। ये पूरा भारत का जो एरिया है उसको पूरा कवर किया है। और इंडिया का फर्स्ट बाउंड्रीफिकेशन जो होता है वो अशोक के अभिलेख से ही उसकी सूचना मिलती है। तो भारत में फर्स्ट बाउंड्रीफिकेशन का सूचना कि कहाँ तक भारत की सीमा है वो अशोक के अभिलेख से मिलती है। दूसरा अशोक के अभिलेख का महत्व यह है कि उसका जितना भी राजाज्ञा होता था, राज्य का जितना भी ऑर्डर होता था गवर्नमेंट का, वो उसके शिलालेख पे खुदा रहता था। इस तरह उसका जो शिलालेख है 3-4 भाग में बटा हुआ है। इसमें बृहद शिलालेख जो है इसका संख्या 14 है और ये 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। इसकी संख्या 14 है और ये 8 जगह से प्राप्त हुई है। 8 जगह का नाम आप लिख लीजिए। पहला लिखिएगा कालसी, दूसरा लिखिएगा गिरनार। यहीं पर 2-3 चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। गिरनार लिखे ना तो इसके बगल में लिख लीजिएगा गिरनार जो है ना ये जूनागढ़ के पास है। ये इस जगह पर जो गिर का अभी भी गिर अभयारण्य जानते हैं शेर का, वही जूनागढ़ का इलाका है, कच्छ के पास का। यहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ एक सुदर्शन नाम का झील था। सुदर्शन झील जो था वो अशोक के टाइम में उसको रिपेयर किया गया था और पुष्यगुप्त को वहाँ वो नियुक्त किया था। दूसरा इसी अभिलेख पे दूसरा एक तो अशोक का लेख मिलता है सुदर्शन के लिए, दूसरा यहाँ पर रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है और तीसरा यहीं पर स्कंदगुप्त का भी अभिलेख इसी पे मिला है। और इसके टाइम में इसी झील का फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया था और वो करवाया था पर्णगुप्त नाम का एक अधिकारी था उसका। इस तीनों नाम को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गिरनार अभिलेख में इसी को जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। ये तीनों से जुड़ा हुआ है, अशोक से, रुद्रदामन से और स्कंदगुप्त से, तीनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 साल या 2 साल करके रिपीट करके प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक झील था, झील का निर्माण करवाया गया था। अशोक के टाइम में पुष्यगुप्त था तो स्कंदगुप्त के टाइम में पर्णदत्त था। ये भी नाम पूछ सकता है आपसे, जैसे दोनों का नाम याद रखिएगा। एक पुष्यगुप्त था अशोक के टाइम में और पर्णदत्त था स्कंदगुप्त के टाइम में। स्कंदगुप्त के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जब गुप्त एज में आएंगे तो उसमें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा लिखिएगा धौली, धौली 3rd। 4th लिखिएगा जौगढ़,
फिफ्थ लिखिएगा एर्रागुडी, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी। छठा लिखिएगा सुपारा, सातवां शाहबाजगढ़ी, और आठवां मानसेहरा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 6 तक जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और 7वां और 8वां जो है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। यहीं पे लिख लीजिएगा इसको, ये दोनों को अंडरलाइन करके दोनों को मिला के लिख जाएगी, खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है ये। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। क्या चीज? क्या चीज? ये जो लिखा ब्राह्मी लिपि में, भाषा नहीं, लिपि। लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि होगी तो भाषा कौन सी होगी बोलिए? प्राकृत भाषा थी। और अगर खरोष्ठी लिपि है तो भाषा कौन सी होगी? आरेमाइक भाषा होगी, यूनानी भाषा भी लिख लीजिएगा उसका। अब ये सोच सकते हैं कि उस समय प्राकृत क्यों भाषा यूज किया गया था? जन सामान्य की भाषा तो संस्कृत थी, तो फिर प्राकृत क्यों यूज किया गया था? बौद्ध धर्म, देखिए भाषा कभी भी, जो संस्कृत जो थी वो ब्राह्मणों की भाषा थी। अब पढ़े होंगे ब्राह्मणों के अलावा किसी को संस्कृत सुनना भी अलाउड नहीं हुआ करता था। इसलिए ब्राह्मणों की भाषा होती, जन सामान्य की भाषा कभी भी संस्कृत नहीं रही है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा सबसे पहले प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद पाली हुई, पाली के बाद अभ्रंश अभट्ट होते हुए फिर हिंदी हो गई। इसलिए इस अशोक के शिलालेख की भाषा जो है वो प्राकृत है, लिपि जो है वो ब्राह्मी है। लिपि और भाषा में क्या अंतर है? लिपि और भाषा से क्या समझते हैं? अभी जो लिपि लिखते हो कौन सी लिपि है? भाषा जो होता है वो वोकल कम्युनिकेशन की चीज होती है, और रिटेन जो होता है वो लिपि होता है। अभी जो हम लोग लिखते हैं अभी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ये ब्राह्मी लिपि था। ये 6 तक का लिपि ब्राह्मी था, और 7th और 8th का लिपि जो था अब 2-3 चीज़ और लिख लीजिएगा इसके बारे में। ये जो बृहद शिलालेख था, इसमें शिलालेख को बांटा गया था। पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, जितनी उसकी राजाज्ञाएँ हुई थी, वो जितने राजाज्ञाएँ थे उसके अनुसार उसको बांटा गया था। तो डिफरेंट जो राजाज्ञाएँ हैं उसमें क्या क्या था वहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, तो ये एक लिख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर हुआ, ये 14 जो शिलालेख हुए, तो 14 जो है 14 ऑर्डर्स हैं उसके। तो 14 ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, सेकेंड ऑर्डर में क्या था, जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है वो आप लिख लीजिए। जैसे सब, हाँ, प्रत्येक में कुछ कुछ अलग अलग बात कही गई है। तो बात, क्योंकि ये ऑर्डर था, ये 14 ऑर्डर थे अशोक के। पहला ऑर्डर लिखिएगा, पहला जो था फर्स्ट, इसी में फर्स्ट, जिसमें उत्सवों का निषेध किया गया था, फेस्टिवल्स नहीं मनाने थे। उत्सवों का निषेध, पशु बलि का निषेध, हाँ, और
सभी मनुष्य को अपना संतान बताया था। पहला में लिखिए उत्सवों का निषेध, उत्सव को मना किया गया था। जो उत्सव हम लोग मनाते हैं जिसके, तो उस समय क्या होता है कि बहुत अशोक जो था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। बौद्ध धर्म से प्रभावित था तो वो हिंदू धर्म में जो उत्सव मनाया जाता है तो उसमें पशु बलि वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उस टाइम में, तो इसलिए उसको रोका गया था। उसके जगह पर वो कहा था कि झांकियाँ विभिन्न तरह की निकाली जाए, धर्म से रिलेटेड जितनी भी झांकियाँ हैं, अच्छी अच्छी बातों का प्रदर्शन किया जाए, वो सब निकाला जाए, प्रोसेसन निकाला जाए, न कि उत्सव मनाया जाए। तो इसलिए पहला में उत्सव का निषेध किया था। दूसरा क्या किया था कि पशु बलि का निषेध किया था कि पशु को नहीं मारना है। और तीसरा जो था वो सभी को अपना संतान बतलाया था, संतान बतलाया था। तो पूरी प्रजा को राजा जो था अशोक वो अपना संतान बतलाया था। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर कि किस अभिलेख में अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बतलाया था, पहला प्रश्न। दूसरा होगा किस अभिलेख में अशोक ने पशु बलि का निषेध किया था। तीसरा अगर पूछता है कि किस अभिलेख में अशोक ने उत्सवों का निषेध किया था, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट, प्रथम शिलालेख में वो, प्रथम बृहद शिलालेख में प्रथम ऑर्डर में वो ये तीनों काम को किया था। सेकेंड में लिखिएगा सेकेंड में ये दक्षिण का 4-5 राज्य है। चेर, एक लिखिएगा चेर, चेर CHER, चेर, कॉमा देखिए केरल पुत्र, थर्ड लिखिएगा चोल, केरल, केरल पुत्र, केरल पुत्र, उसके बाद चोल, उसके बाद पांड्य, उसके बाद सातीय पुत्र, और अगला में लिखेगा ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका का एक बंदरगाह है। ताम्रपर्णी ये चारों पांचों जगह का वर्णन मिलता है उसके सेकेंड एडिक्ट में, जिससे पता चलता है कि इसके पड़ोसी राज्य जो थे वो यही सब थे। साउथ में, दक्षिण में जो पड़ोसी इसके राज्य थे वो यही सब थे। केरल पुत्र, चेर, अब पढ़े होंगे संगम काल में पढ़े होंगे कि वहाँ पर चेर, पांडे और चोल थे। पर चेर, पांडे और चोल उस समय से लेके समझिए कि मेडिवल हिस्ट्री तक वो कंटिन्यू किए थे। तीनों के बीच का स्ट्रगल जो था वो आगे तक कंटिन्यू किया था। वो अशोक के टाइम में भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसका वर्णन उसके शिलालेख में मिलता है। उसका जाइए थर्ड, थर्ड शिलालेख में रज्जुक नामक अधिकारी के नियुक्ति का वर्णन मिलता है। थर्ड शिलालेख में रज्जुक नामक अधिकारी के नियुक्ति का वर्णन मिलता है। नियुक्ति, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। फिर आ जाइए फिफ्थ शिलालेख। फोर्थ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। फिफ्थ में लिखिएगा धर्म महामात्र की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। धर्म महामात्र की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। फिर 11th में धम्म विजय का वर्णन मिलता है। धम्म विजय। 12th में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन मिलता है। और 13 फिर महत्वपूर्ण है। 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ उनके विदेशी राजाओं से संबंध थे, उसके बारे में भी वर्णन मिलता है, जिसके नाम थे
सबसे पहला लिखिएगा तुर्मै। ये जो था इसका नाम था तुर्मै, जिसका तुलना जो है वो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस से की जाती है। दूसरा था, लिख लीजिए पहले इसको। हाँ, जैसे इसके अभिलेख में नाम तुर्मै है, और वो उस समय जो राजा था उसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। ये नाम अभिलेख में नहीं, अभिलेख में ये नाम है। वो जो था वो ये था। अब जैसे चंद्रगुप्त है, यहाँ पर मेगास्थनीज का बुक पढ़िएगा, मेगास्थनीज इसको हमेशा सेंट्रोकोटस कहा है, तो सब अपनी अपनी भाषा में अपना अपना नाम कहा है। अलेक्जेंडर था तो इसको यहाँ पर अलेक्सुंदर कहा जाता था, तो सब उस भाषा में कुछ और कहा जाता है, यहाँ पर कुछ और कहा जाता है। जैसे अलेक्जेंडर था तो उसको इंडिया में सिकंदर कहा जाता है। टाइटल नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ नाम उसको, हम अपने यहाँ सिकंदर बोलते हैं ना, और उसको यूनानी अलेक्जेंडर बोलते हैं। अब हम अपने यहाँ माओ त्से तुंग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मेओ जेडोंग बोला जाता है, तो डिफरेंस है नाम में। अब वैसे तो यहाँ के शिलालेख में इसका नाम तुर्मै लिखा गया है, और जो वास्तव में राजा था उसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस, वो मिस्र का शासक था। क्लियर। दूसरा नंबर पर था एंटिकिनी। ये जो था इसका नाम था गोनास। हाँ, ये मैसिडोनिया का था। तीसरा था मग। ये साइरिन का था। और चौथा था अलेक्सुंदर। इसका नाम था अलेक्जेंडर एपीरस। हाँ, अलेक्जेंडर एपीरस। और एक अंतिम था एंटिओक। दोनों नाम इसका मिलता है, एंटीओक या अंटिओक। ये था एटियोकस सेकेंड। जो कि सीरिया का राजा था।
अब इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि 13वां में जो दूसरे में जिसका नाम मिला था इंडियन राजाओं का, उसका भी वर्णन 13वां शिलालेख में है। इसलिए अगर पूछेगा कि भारतीय राजा जो केरलपुत्र, सत्यपुत्र ये सब थे, इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो दूसरा और 13वां दोनों में मिलता है। और केवल जो यूनानी जितने भी राजा हैं उनका जो वर्णन मिलता है वो केवल 13वें में मिलता है। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, जो इंडियन है, जो केरलपुत्र, चोल, पांडे, चेर जो है, इनका दूसरा में भी मिलता है और 13वें में भी मिलता है चर्चा। ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसको, मतलब कहीं पर मेंशन कर लीजिए, उनका दूसरा और 13वां दोनों में